हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज के अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का सामाजिक साइंस का पेपर, सामाजिक विज्ञान का पेपर, सोशल साइंस का पेपर। कोड नंबर सेट 1 है और प्रश्न पत्र जो संख्या है वो आप देख सकते हैं 32/1/1 है। तो बच्चों फटाफट से तैयार हो जाइए, आप लोगों का साइंस का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब आपके पास है अपना अगला एग्जाम सोशल साइंस का। तो क्लास 10th के सभी बच्चे रेडी हैं सोशल साइंस के पेपर को करने के लिए। और उसके बाद फिर आपका आखिरी एग्जाम रह जाएगा एक मैथमेटिक्स का एग्जाम। तो किस तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं वो हम देखेंगे आज के अपनी इस वीडियो में। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर एमसीक्यूज के हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको दे रहा है लगातार अपडेट और इस तरह के क्लास नोट्स। तो बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी, आप ये नंबर नोट कर लीजिए 8860411939। और जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है तो आप अपने क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है, आप अपने क्वेश्चन पेपर की सिर्फ पिक्स मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर की पिक्स को लूंगा और उसकी पीडीएफ क्रिएट करके यहाँ पर आपको उसकी आंसर्स की प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th 12th की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, और बोर्ड एग्जाम फटाफट से दे रहे हैं। तो इस नंबर को नोट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड का है। कह रहा है जर्मेनिया के रूपक की निम्नलिखित विशेषताओं का उनके महत्व के साथ मिलान कीजिए और सही मिलान का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही मिलान का चयन करने के लिए कह रहा है, तो सही मिलान हम देख लेते हैं। सबसे पहले टूटी हुई जंजीर जो है, टूटी हुई जंजीर किसके साथ मैच होती है? टूटी हुई जंजीर मैच होती है आजादी मिलने के साथ। बाज छाप कवच की बात करें तो ये शक्ति का प्रतीक है। जो बतूल बलूत की पत्तियां, ये वसूल यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, बलूत की पत्तियां हैं। बलूत की पत्तियां बहादुरी का प्रतीक है और तलवार जो है वो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तो ए का हम किसके साथ मैच कर रहे हैं? फोर्थ के साथ। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ए फोर्थ के साथ कौन सा ऑप्शन है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बी आर अम्बेडकर और ई बी रामास्वामी नायकर के लेखन में समान था? तो दोनों ही व्यक्ति जो थे जिन्होंने जाति व्यवस्था पर काफी ज्यादा लेख लिखा है। महिलाओं के अनुभव पर प्रकाश डालना ये नहीं होता, सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना ये भी नहीं है, और भारतीयों को उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था पर लेख लिखने का काम दोनों ही व्यक्तियों ने किया है, बी आर अम्बेडकर और ई बी रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर को पेरियर के नाम से भी जाना जाता है और द्रविड़ आंदोलन के जनककर्ता या उनके नेतृत्वकर्ता थे ईवी रामास्वामी नायकर। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की थी? तो मैंने आपको बताया कि लौह इस्पात उद्योग की स्थापना जो है टिस्को की स्थापना की गई थी। टिस्को की TISCO, टिस्को की स्थापना 1907 के आसपास की गई थी और ये की गई थी जमशेद जी टाटा के द्वारा, JRD टाटा के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले जाने से पहले एक बार फिर आपको सूचना दे दूं कि ये जो नंबर है आप नोट कर लीजिएगा, और जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है आप फटाफट से इस नंबर पे अपना पेपर मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं उसके आंसर्स की आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूं। आगे बात करते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे। प्रश्न संख्या चौथा की बात कर रहे हैं और कह रहा है कि निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और इसका सही विकल्प का चयन कीजिए। काल क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करना है और ऊपर से इसका सही चयन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ये कब की गई थी? ये 1944 में किया गया। केंद्रीय शक्तियों और मित्र राष्ट्रों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, ये 1939 के अंदर छिड़ा था, 1939 के अंदर।
कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने उत्पादन के लिए असेंबली लाइन पद्धति को अपनाया, ये 1913 में इन्होंने किया। और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने खुद को G77 समूह के रूप में संगठित किया, तो ये 1964 में किया गया। तो सबसे पहली इसमें से कौन सी घटना घटी है? सबसे पहली घटना जो है ये हेनरी फोर्ड वाली घटी है। तो नंबर 1 थर्ड है, और नंबर सेकंड जो है वो आपका सेकंड है, नंबर थर्ड आपका फर्स्ट है, और नंबर फोर्थ जो है वो फोर्थ ही है। तो जहां थर्ड से स्टार्ट होगा वो आपका राइट आंसर है। थर्ड एक ही ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से फसल की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। दूसरी से मतलब है पहली जो होती है आपकी चावल होती है, और दूसरी जो होती है गेहूं होती है। तो पहली लाइन से स्पष्ट हो गया कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, गेहूं। पर फिर भी हम आगे चीजें पढ़ लेते हैं। रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है। इसे उगाने के लिए ठंडे मौसम और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है, ये बात भी एकदम सही है। और 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है, तो ये बात भी एकदम सही है। ठीक है, किधर चला गया ये, एक मिनट बच्चों, इधर आ गया था ये, इसको मैं पूरा खोल देता हूँ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। आगे बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है छठा प्रश्न, और कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें तुंगभद्रा बांध स्थित है? तुंगभद्रा बांध जो है वो कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर तुंगभद्रा बांध है। सातवें प्रश्न की बात कर रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित यानी सही है, तो जलोढ़ मृदा यानी गंगा का मैदान, ये जो मेल है एकदम सही है। ठीक है, उसके अलावा अगर काली मृदा हिमालय क्षेत्र, ये गलत हो गया। शुष्क मृदा पश्चिमी घाट, ये भी गलत है। लैटराइट मृदा मरुस्थलीय क्षेत्र, ये भी गलत है। आगे आते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसकी जन्म के समय संभावित आयु सर्वाधिक है? जन्म के समय संभावित आयु यानी जीवन प्रत्याशा पूछ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एवरेज लाइफ पूछ रहा है। तो नेपाल की, बांग्लादेश की, भारत की, पाकिस्तान की। देखो सबसे बढ़िया तो दक्षिण एशिया की बात करें तो श्रीलंका की है, और उसके बाद फिर बांग्लादेश का नंबर आ जाता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आगे बात करते हैं नौवें प्रश्न की। कह रहा है कि रोजगार संबंधी निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा भारत में रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराता है? तो आंकड़े उपलब्ध कराने का काम किसका है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक प्रमुख लाभ है जब वह एक स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त उत्पादन पर काम करती है? जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी स्थानीय कंपनी के साथ काम करती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या प्रॉफिट मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ नवीनतम तकनीक साझा करती है, ये तो स्थानीय कंपनी को लाभ मिल रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के सभी मानदंडों और कीमत तय करती है, ये बात एकदम सही कह सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी संस्थागत नीति को स्थानीय कंपनी के साथ साझा करती है, ये बात भी एकदम सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनियों के साथ अच्छे और पारिवारिक संबंध बनाती है, ये बात भी एकदम सही है। पर सबसे बेटर ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी लग रहा है मुझे। ठीक है, आप अपना बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो प्रॉफिट की बात हो रही है बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? प्राथमिक क्षेत्र मछुआरा, ये एकदम सही है। द्वितीय क्षेत्र पुजारी, गलत है ये। तृतीय क्षेत्र टोकरी बुनकर, ये भी गलत है। और चतुर्थक क्षेत्र माली, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र मछुआरा। आगे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र में 4 परिवार रहता है और इनकी मासिक आय जो है 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000 है। तो क्षेत्र की औसत आय कितनी होगी? तो निम्न निम्न में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो सही आय होगी वो क्या होगी? 25,000 होगी, क्योंकि हमें इन चारों आय को क्या करना है? जोड़ना है। 10,000 और 20,000 30,000 हो गए, और 30,000 ये वाला जो हो गया 60,000 हो गया, और 40,000 हो गया 100, पूरा 1,00,000 हो गया। और 1,00,000 को 4 परिवारों में बांटना है, तो 1,00,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक परिवार के पास 25,000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यह चैनल आपको सीबीएसई से रिलेटेड
सभी तरह की अपडेट्स और क्लास नोट्स प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर मुझे भेजिएगा और मैं फटाफट से उसके आंसर निकाल के आपको आंसर की प्रोवाइड करूंगा। आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 13 है। कह रहा है कि कांता एक कार्यालय में काम करती है और वह नियमित रूप से महीने के अंत में वेतन प्राप्त करती है। महीने के अंत में वेतन प्राप्त करती है। वेतन के अलावा उसे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सारी सुविधाएं मिलती है। कांता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य कर रही है? अब देखो, सरकार द्वारा सारी सुविधाएं उसे मिल रही है, महीने के अंत में वेतन प्राप्त हो जाता है, तो वो संगठित क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, संगठित क्षेत्र। 14वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ऋण का औपचारिक स्रोत है? औपचारिक स्रोत जो होता है वो एक वैलिड संस्थान होता है। यहाँ पर रिश्तेदार नहीं हो सकता, व्यापारी नहीं हो सकता, साहूकार नहीं हो सकता, पर एक सहकारी संस्था, एक संस्थान हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई कोई संगठन हो सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। कह रहा है सत्ता के बंटवारे पर निम्नलिखित कथनों के विचार को व्यक्त कीजिए। कह रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, बिल्कुल करता है सत्ता का बंटवारा। और ये सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को कम करता है, बिल्कुल करता है, संघर्ष भी कम होता है। ये राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ये दलों के बीच में सामाजिक आर्थिक संघर्ष लाता है, लाने का काम नहीं करता, ये संघर्ष को तो खत्म करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका गलत है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, तो जिसमें फोर्थ नहीं होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका वो कौन सा है? 16वां प्रश्न है और कह रहा है कि अभिकथन और कारण दे रखा है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। बात एकदम सही है, चुनाव होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए। चुनाव राजनीतिक भागीदारी का विस्तार करता है, ये बात भी एकदम सही है। पर इस बात का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। दोनों बातें स्वतंत्र रूप से तो सही है, पर जो नीचे वाली बात है वो ऊपर वाली बात का समर्थन नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ ए की बात करें तो फर्स्ट जो रक्षा है वो किस सूची में आता है? वो राज्य संघ सूची में आ जाता है। पुलिस जो है वो राज्य सूची में आ जाता है। विवाह जो है वो संपत्ति सूची में आता है। और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो अवशिष्ट सूची में आ जाता है। तो फर्स्ट का मिलान किसके साथ हुआ? थर्ड के साथ हुआ। तो इसमें जो फर्स्ट का मिलान सेकंड के साथ हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बेटर ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 18वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? आज पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है सरकार का? तानाशाही सरकार नहीं है, संवैधानिक सरकार नहीं है, सैन्य सरकार नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार जो है आज पूरे विश्व में चुनी जा रही है, तो यही सबसे फेमस सरकार है। 19वें प्रश्न की बात करते हैं। अभिकथन और कारण दे रखा है, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महिलाएं संगठित हुई और समान अधिकारों के लिए आंदोलन भी किया। ये बात एकदम सही है। महिलाओं के आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी समानता लाना है। ये बात भी एकदम सही है। दोनों ही चीजें सही है और ये बात जो है इस बात का समर्थन भी कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक कानूनों से संबंधित नहीं है? पारिवारिक कानूनों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें वित्त लेना ये पारिवारिक कानून नहीं है, ये एक संवैधानिक कानून है। विवाह पारिवारिक कानून है, गोद लेना पारिवारिक कानून है, विरासत पारिवारिक कानून है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 20 प्रश्न कर लिए और उसके बाद से फिर आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चंस को छोड़ते हैं और आगे लास्ट में चलते हैं अपने मैप के पास। इस नंबर को नोट जरूर कीजिएगा और इस नंबर पर अपने क्वेश्चन पेपर की फोटो जो है मुझे फटाफट से व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ अपने लास्ट में एकदम। और लास्ट में जो है हमारा क्या है, आपका मैप वाला क्वेश्चन है। सबसे आखिरी में चलता हूँ और मैप वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। ये पूरा का पूरा मैप है आपका। ठीक है, एक ही मैप है इसमें और मैं इसमें देख लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है इसका। ठीक है, तो ये पहला एक मानचित्र आधारित प्रश्न है। पहला है 37 ए और बी अंकित किए हुए हैं।
जहां पर ए वो स्थान है जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो ये कलकत्ता है, ठीक है। सितंबर 1920 का अधिवेशन जो है कलकत्ता में है। और वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो नमक कानून तोड़ने का काम महात्मा गांधी ने दांडी में किया था, गुजरात के दांडी तट पे। तो ए जो होगा वो आपका क्या होगा, कलकत्ता होगा, और बी जो होगा वो क्या होगा, दांडी होगा। नक्शे पे देख लेते हैं हम, ठीक है, मैप पे देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या है, कलकत्ता है। ए ऑप्शन क्या है, कलकत्ता है। और बी ऑप्शन जो है वो क्या है, दांडी है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है आपका, दांडी है। बाकी ये कुछ चीजें हमने और भरी हैं, जिसमें ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, इसमें ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन है बी। कह रहा है कि इसी मानचित्र पर किन्हीं तीन को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए। सबसे पहले हीराकुंड बांध कह रहा है, फिर तारापुर संयोग परमाणु संयंत्र कह रहा है, फिर पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कह रहा है, और फिर पारादीप समुद्री पतन कह रहा है। तो हमने इन चारों चीजों को एक साथ दर्शा दिया है इसी मैप पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा है, ये तारापुर परमाणु संयंत्र है जो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर ही यहाँ पर जो है वो पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसको दर्शा दिया है हमने। यहाँ पर उड़ीसा में, यहाँ पर जो है वो कौन सा है, पारादीप सी पोर्ट है, उड़ीसा के अंदर ही है ये। और यहाँ पर उड़ीसा के अंदर ही, ठीक है, कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम। तो ये सारी चीजें हमने नक्शे में दिखा दी हैं। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है सीबीएसई का, क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर। और अगर आप इस पेपर को देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी हम एक वन शॉट वीडियो कल लेकर आ रहे हैं संडे के दिन में 10 बजे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा जाकर शेड्यूल में। कल 10 बजे हम लाइव आएंगे, पूरा वन शॉट वीडियो कराएंगे, पूरा का पूरा सोशल साइंस का, जिसमें हिस्ट्री भी कराएंगे, ज्योग्राफी भी कराएंगे, और पॉलिटिक्स भी और इकोनॉमिक्स भी। सारा वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, चाहे 4 घंटे या 5 घंटे लगे, पर कंप्लीट करके हम आपको कल देने वाले हैं। तो कल का दिन बिल्कुल मत भूलिएगा, संडे को 10 बजे लाइव आ जाइएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। और इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो जो है आपको काफी हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।